बाल्टी रखा लो यहाँ पे, बाल्टी भर के। चलो बेटा, लास्ट लेक्चर में अपने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था, ठीक है। आज इसके क्वेश्चन बेटा कंप्लीट करते हैं, यहां तक अपने पेपर में आएगा, ठीक है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट करके कैसे करना क्या करना। लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, लिखो। सल्फर, सल्फर, सल्फर फॉर्म्स, sulfur forms two types of chloride, sulfur forms two types of chloride, sulfur, good evening, लिखो sulfur forms two types of chloride, HCl2 and H2Cl2, sulfur forms two types of chloride, HCl2 and H2Cl2, sulfur forms two types of chloride, HCl2 and H2Cl2, लिख लिए। then calculate the equivalent weight of sulfur, then calculate the equivalent weight of sulfur, then calculate the equivalent weight of sulfur, calculate the equivalent weight of sulfur in both chlorides, calculate the equivalent weight of sulfur in both chlorides, calculate the equivalent weight of sulfur in both chlorides, दोनों क्लोराइड्स में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट हमें बताना है। ओके, देखो बेटा कैसे करना है। इक्विवेलेंट वेट की हम बात करते हैं बच्चों, हमें पता है E बराबर क्या होता है, MW बटा X, यस और नो। अरे ध्यान है ना, हमें सल्फर एटम की बात करा है, MW हमें पता ही है इसका, और X का आइडिया लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, जो हमें कंपाउंड दे रखा है उसके X का आइडिया लगा ही सकते हैं। तो कैसे, पहला कंपाउंड कौन है बेटा, HCl2, इसके लिए बात करें E इक्वल टू, देखो सल्फर का 1 एटम है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, क्लियर है। तो इसका डबल कर देंगे, वो इवन नंबर है, जस्ट डबल कर दो 32 आ जाएगा। तो इसका MW कितना हो गया 32। X की बात करें, एक क्लोरीन पर चार्ज कितना -1, तो 2 पर कितना -2, तो इस पर कितना आ जाएगा +2। सिंगल एटम का चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी X होगा, क्लियर है बेटा। तो क्या करेंगे, X की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये आंसर कितना आ गया 16, क्लियर है। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या दे रखा है H2Cl2, H2Cl2 की बात करें, एक क्लोरीन का चार्ज कितना -1, 2 का कितना -2, इधर कितना +2, 2 एटम पर +2, तो एक पर कितना +1, क्लियर है। E इक्वल टू, देखो 1 सल्फर एटम की बात करें, इसका मास कितना होता है 32, कितने एटम है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे नहीं करेंगे, अरे जैसे O होता है, O2 होता है, O3 होता है, तो 16, 32, 48 करते नहीं करते, यहाँ जो नंबर ऑफ एटम्स होता है उससे मल्टीप्लाई करते नहीं करते। 1 मोल में कितने इंक्लूड हो रहे हैं 2। अब हमें पता 1 सल्फर का चार्ज कितना है +1, तो X की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय कितने एटम है, अरे जितने एटम उससे मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, होगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, क्लियर है। बात समझ में आ गई, छाप दो बिल्कुल 1632। एक एक चीज बेटा दिमाग में सेट करते रहना, कौन सा क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज काम आती है, सर ने कहा था ऐसे होता है, ऐसे ध्यान रखना है। चलिए चलिए बेटा, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो मेटल इज प्रेजेंट, हाँ कोई दिक्कत नहीं, एटम्स को काउंट नहीं करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ओनली सल्फर को बात करें 32 बाई क्या कर दोगे, इसके रेस्पेक्ट में 1 कर दोगे। सिंगल एटम का चार्ज, अगर मास सिंगल एटम का ले रहे हो तो चार्ज भी सिंगल एटम का ले लेना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैंने मास डबल किया तो चार्ज भी क्या लेना, डबल एटम का कंसिडर करना, इस वजह से मैंने 2 से करके बताया, जो एक्चुअल मेथड होता है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, मेटल इज प्रेजेंट, मेटल इज प्रेजेंट, मेटल इज प्रेजेंट,
metal is present 40% by mass. Metal is present 40% by mass in a metal oxide. Metal is present 40% by mass in a metal oxide. Metal is present 40% by mass in a metal oxide. Then calculate. Then calculate the equivalent weight of metal. Then calculate the equivalent weight of metal. Calculate the equivalent weight of metal. लिख लिया बच्चों। देखो कैसे करना है बेटा, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। एक तो बेटा ध्यान रखना कई सारे क्वेश्चंस में जैसे नाम आ सकता है बेटा न्यूट्रलाइजेशन और टाइट्रेशन, इनका मीनिंग तो मैंने बताया भी था बेटा, लेकिन कॉपी के ऊपर जो स्पेस है बेटा वहां पर ऐड कर लेना, ये चीज बार बार काम आएगी। न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन ये वर्ड बोले लिख लेना कॉपी के ऊपर, न्यूट्रलाइजेशन और टाइट्रेशन। जब भी रिवाइज करोगे सामने से निकलेगा, न्यूट्रलाइजेशन और टाइट्रेशन लिख लेना। इसका मतलब क्या होता है, लिखो रिएक्शन बिटवीन अपोजिट नेचर सॉल्यूशंस, रिएक्शन बिटवीन अपोजिट नेचर सॉल्यूशंस, रिएक्शन बिटवीन अपोजिट नेचर सॉल्यूशंस, यानी अपोजिट नेचर के सॉल्यूशन होते हैं इनमें रिएक्शंस होना बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन और टाइट्रेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कहीं पर ये वर्ड आ जाए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्या हो गया, क्या बोलना चाहता है। सिंपल सी बात है, दोनों में क्या कर रहा है, रिएक्शन करवा रहा है। क्लियर है? ठीक है बेटा, चलो बात स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो अब क्या बोल रहा है, कोई मेटल ऑक्साइड है उसमें 40% बाई मास क्या है, मेटल प्रेजेंट है, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो देखो बेटा क्वेश्चन मुझे स्टार्ट कहाँ करना है, बच्चे के दिमाग में हिंट होना चाहिए कि कोई मेटल ऑक्साइड बोला है, मेटल ऑक्साइड बोला है मतलब मेटल है और ऑक्सीजन है। अरे सिंपल सी बात है, मेटल ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब मेटल मतलब एम, कौन सी मेटल है मुझे नहीं मतलब, क्लियर है, लेकिन ऑक्साइड बोल दिया मतलब उस मेटल के साथ में क्या है, ऑक्सीजन है बेटा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एमओ मान लो, बच्चा कहेगा सर जरूरी है क्या एमओ, M2O, MO2 हो तो क्या होगा, M2 हो तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बेटा? ठीक है, तो क्या करेंगे, एमओ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ एटम्स का इक्विवेलेंट में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखो क्या बोल रहा है, मेटल कितनी बोल रहा है बच्चों, 40%, परसेंट मतलब टोटल कितनी बेटा, 100। अरे परसेंट का मतलब टोटल कितना बेटा, 100। इसका मतलब मेटल अगर 40% है, इसका मतलब ऑक्सीजन कितनी बच गई, 60%, बाकी ऑक्सीजन हो गया, यानी ये कितना है 60%। बाई मास बोला है, इसका मतलब इन परसेंटेज अमाउंट को किसके टर्म में ले सकते हैं, मास वेट के टर्म में ले सकते हैं बच्चों। इसका मतलब इसको मैं मान सकता हूं 40 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा अपना 60 ग्राम। क्लियर है? और आपको याद है बच्चों एक एक रूल्स मैंने कहा था अपने काम आएंगे। जो मेटल ऑक्साइड है एमओ, हमें पता है एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड के सभी कंपोनेंट के इक्विवेलेंट हमेशा क्या होंगे, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, यस और नो। क्लियर है? तो इस मेटल ऑक्साइड में मैं क्या कह सकता हूं, मेटल के इक्विवेलेंट इक्वल टू ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट, यस और नो। क्लियर है? अरे कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। तो यहां से क्या करेंगे, मेटल के इक्विवेलेंट इक्वल टू ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट। तो देखो बच्चों दोनों मुझे वेट के टर्म में दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अरे इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इक्विवेलेंट के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, हमें पता है, वेट के टर्म में होता है, नॉर्मलिटी के टर्म में होता है और मोल के टर्म में होता है। मैंने कहा था जिसकी टर्म में गिवन है, जिसके टर्म में आस्क का प्रिंस, बिल्कुल वेरी गुड, जिसके टर्म में आस्क है, जिसके टर्म में गिवन है उसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट को वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। ये तो किसके लिए हो गया, मेटल के लिए। ये भी मुझे वेट के टर्म में गिवन है, तो W अपॉन E, ये किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। क्लियर है? ठीक है, देखो मेटल का वेट मेरे पास कितना बेटा 40, इक्विवेलेंट वेट मुझे कैलकुलेट करना ही है, इसको EM लिख दो। क्लियर है? ऑक्सीजन का वेट कितना है 60 और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 8। कई बार हमने सोल्व करके देखा हुआ है, तो ध्यान है ना, ऑक्सीजन क्लोरीन हाइड्रोजन का फिक्स है या नहीं है, ये तो फिक्स है बेटा। ये 20 से कैंसिल आउट करिए, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम। क्लियर है? EM मुझे कैलकुलेट करना है, EM को इधर लेके आ जाओ, 8 को इधर लेके आ जाओ, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन कितना हो गया 3, तो 16/3 मतलब कितना हो गया 5.33। यस और नो? आप दो बेटा।
चलिए चलो बेटा अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो 2 ग्राम ऑफ मेटल, 2 ग्राम ऑफ मेटल। सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से बताओ। देखो बेटा फटाफट देखो, आपको क्या बोल रहा है, कोई मेटल ऑक्साइड बोला है। मेटल ऑक्साइड में बेटा मेटल कितना है, 40% बाई मास है। क्लियर है, इसका मतलब 40% बोला है मेटल ऑक्साइड, इसका मतलब कोई सी मेटल है मुझे नहीं मतलब है। ऑक्साइड बोला है मतलब उस मेटल से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन ऐड है बेटा। क्लियर है, तो मेटल ऑक्साइड मान लो MO। क्लियर है, अब क्या बोल रहा है, मेटल कितनी है इसमें 40%, इसका मतलब ऑक्सीजन कितनी होगी 60%। क्लियर है, बाई मास बोला है, इसका मतलब इन परसेंटेज अमाउंट को आप मास के टर्म में ले सकते हो, वेट के टर्म में। 40% मतलब इसको 40 ग्राम मानूं तो ये 60% मतलब कितना हो गया 60 ग्राम। क्लियर है बेटा, ये लैंग्वेज का अपने आप में हिंट होता है बेटा, ये इनडायरेक्टली बोलता है 40% परसेंटेज में अमाउंट मान के बाई मास बोला, यानी आप इसे मास के टर्म में ले सकते हो। क्लियर है बेटा, ये 40 ग्राम आ गया इनडायरेक्टली, ये 60 ग्राम आ गया। क्लियर है, अब अपना रूल क्या कहता है, एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड के सभी कंपोनेंट के इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। मेटल ऑक्साइड है तो उसमें मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा, तो मेटल के इक्विवेलेंट बराबर किसके, ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट। काम खत्म। दोनों मेरे पास वेट के टर्म में है, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मेटल का और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका, ऑक्सीजन का। दोनों का वेट मुझे गिवन है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट मुझे पता ही होता है, फिक्स होता है बेटा। यस और नो, एड ध्यान है या नहीं है बेटा। ई की वैल्यू मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है। क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ गई। बस जो एक एक रूल्स अपने लिखे बेटा उन्हीं को यूज करना है, हमें एक एक करके लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ग्राम ऑफ मेटल, 2 ग्राम ऑफ मेटल, 2 ग्राम ऑफ मेटल इज रिएक्ट विद, 2 ग्राम ऑफ ए मेटल इज रिएक्ट विद, 2 ग्राम ऑफ ए मेटल इज रिएक्ट विद dilute HCl, 2 gram of metal is react with dilute HCl and release to, release करता है, फ्री करता है, release to 1120 ml H2, बोर्ड पे लिखा है, and release to 1120 ml H2 at NTP, release to 1120 ml H2 at NTP। क्लियर है, देन कैलकुलेट, then calculate the equivalent weight of metal, calculate the equivalent weight of metal, calculate the equivalent weight of metal। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है। क्लियर है, जैसे बोला बेटा वैसे करते जाओ। देखो मेटल कौन सा मुझे नहीं पता, मेटल किससे रिएक्शन कर रहा है, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कर रहा है। क्लियर है बच्चों, इसमें क्या बोला है कि कोई मेटल है वो HCl से रिएक्शन करके क्या कर रहा है, H2 को रिलीज कर रहा है। वो कब पॉसिबल है, जब मेटल क्या हो जाए, इस क्लोरीन से कंबाइंड हो जाए। यस और नो, अरे मेटल इस क्लोरीन से रिएक्शन करेगा बेटा, मेटल क्लोराइड बना दे, तभी तो ये हाइड्रोजन फ्री होगा और ये H2 की फॉर्म में होगा। यस और नो, क्लियर है, यहाँ H2 है तो इसको मैं 2 कर दूं। क्लियर है, क्लोरीन 2 है तो ये 2 हो गया, तो मेटल भी 2 होगा। ये तो बस स्टाइकियोमेट्री को बैलेंस कर रहा हूँ, बाकी इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट में कोफिशिएंट का कोई मतलब है क्या, नो बेटा। ओके ठीक है, अब जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। इस मेटल के लिए क्या बोला है 2 ग्राम, और हाइड्रोजन कितनी बोल रहा है बेटा 1120 ml। क्लियर है, मेरा रूल क्या कहता है, इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू उसके इक्विवेलेंट। यस और नो, क्लियर है, तो क्या करेंगे, मेटल के इक्विवेलेंट बराबर क्या कर सकता हूं, हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट। कोई भी रिएक्टेंट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, सभी के इक्विवेलेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा। क्लियर है, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दें। अब हमें पता है इक्विवेलेंट के मेरे पास कई फॉर्मूले हैं बच्चों, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम की टर्म में है, वेट की टर्म में है और मोल की टर्म में है। मैंने क्या कहा था, जिसकी टर्म में गिवन है, जिसकी टर्म में आस्क है, उसी की टर्म में यूज कर लेंगे। मेटल तो मुझे किसकी टर्म में दे रखा है, वेट, तो इसके लिए तो W/E वाला काम में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। W/E ये किसके लिए हो गया, मेटल के लिए। हाइड्रोजन के लिए कौन सा काम में लेंगे बेटा, इसमें इंक डाल के जाओ बेटा, हेलो इंक डालो इसमें, ब्लैक वाले में दोनों। तो क्या करेंगे बेटा, देखो हाइड्रोजन के लिए कौन सा काम में लेंगे, हमें पता है NTP पर गैस का वॉल्यूम, अरे मोल की हेल्प से आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है बेटा। तो देखो बच्चों, इसके लिए इक्विवेलेंट को मैं क्या बोलूंगा, N × X। ये किसके लिए हो गया, H2 का। मैंने क्यों किया है, समझ में आया बेटा।
क्लियर है? अरे सीधी सी बात है, मुझे गैस का वॉल्यूम बोला है, एनटीपी पर वॉल्यूम मोल की हेल्प से आ सकता है, नहीं आ सकता? तो एन इंटू एक्स वाला फॉर्मूला इक्विवेलेंट की जगह यूज कर लिया। समझ में आ गया? बात समझ में आई कैसे किया? ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बच्चों, देखो तो W अपॉन ई ये किसके लिए हो गया? मेटल के लिए। और वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, मोल को VmL अपॉन 22/400 मल्टीप्लाई क्या हो गया, x हो गया। ये किसके लिए हो गया? H2 के लिए। यस और नो? क्लियर है? मेटल का वेट मेरे पास है या नहीं है बेटा। वॉल्यूम देखो हाइड्रोजन का गिवन है या नहीं है x मुझे यहाँ से कैलकुलेट कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है बेटा। कैसे? हाइड्रोजन की यहाँ हम बात करें बच्चों, देखो किसका किस में कन्वर्जन हो रहा है, 0 में जा रहा है, ये -1 तो ये +1, तो x की वैल्यू देखो बेटा +1 से 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। x देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, +1 से क्या जा रहा है, 0 में 1, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम क्या करूंगा, 1 कर दूंगा ना। यस और नो? यस और नो? 1 या 2? 1 या 2? 1 आएगा ना? अरे कैसे करते हैं, याद है ना? नोट लगा कि मैंने क्या लिखाया था, H2Cl2Br2। और याद रखना बेटा, बच्चा क्या कहेगा, सर इस 2 को यूज नहीं करेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके लिए क्या करना है, 2 के रेस्पेक्ट में कंसीडर करना है। समझ में आ गया? एक्स इनका 1 नहीं लेना बेटा, कितना लेना है, 2 लेना है। याद आ गया? नोट लगा कि स्पेशली मैंने क्या लिखाया था। क्लियर है? ध्यान रखना बेटा इस चीज का। तो क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करो, मेटल कितना है, 2 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट मुझे पूछा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1120 अपॉन 22/400 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना लूंगा, 2 बेटा। समझ में आया? 2 से 2 को उड़ा दो बेटा, 0 से 0 को उड़ा दो, 1120 को डबल करोगे 224 और 0 है, तो EM कितना बच गया, 20। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है? नोट करो। इन सभी, ये इसके लिए x2 कैसे लिया बेटा, समझ में आया ना? ठीक है बेटा। अभी अब ये क्या, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो 5 ग्राम मेटल कार्बोनेट, 5 ग्राम मेटल कार्बोनेट, 5 ग्राम मेटल कार्बोनेट, 5 ग्राम मेटल कार्बोनेट is react with 5 ग्राम मेटल कार्बोनेट is react with H2SO4। 5 gram metal carbonate is react with H2SO4 and form to
and form to 6 gram metal sulfate and form to 6 gram metal sulfate and form to 6 gram metal sulfate. Then calculate the equivalent weight of metal. Then calculate the equivalent weight of metal. Then calculate the equivalent weight of metal. चलिए बेटा, देखो कैसे करना बेटा। मैंने क्या कहा था, बस हमें लैंग्वेज देगा उसके अकॉर्डिंग हमें खुद दिमाग लगाना है क्या बोल रहा है। क्लियर है? मेटल कार्बोनेट बोला है बच्चों, ये बताओ कौन सी मेटल है, मुझे इससे मतलब है क्या? मेटल कोई सी भी हो सकती है। अगर मेटल का पता होता तो सीधा MW/X से डायरेक्टली देख लेते। अरे वो जैसे सल्फर वाला केस अपना, सल्फर के लिए MW पता ही होता है, X कंपाउंड के अकॉर्डिंग पता चली गया तो इक्विवेलेंट वेट डायरेक्टली आ जाता, माथा पच्ची जरूरत होती क्या? नहीं बेटा। लेकिन मेटल कार्बोनेट बोला है, इतना श्योर है कि उस मेटल के साथ क्या जुड़ा है? बस बेटा, ठीक है, CO3 जुड़ा है नहीं जुड़ा? अरे मेटल कार्बोनेट क्या होता है? MCO3। यस और नो? बात समझ में आई ना? तो क्या करेंगे बेटा, मेटल कार्बोनेट बोला यानी मेटल के साथ कार्बोनेट जुड़ा है, बिल्कुल बेटा CO3 ऐड है। क्लियर है? ये किससे रिएक्शन कर रहा है बच्चों? ये किससे रिएक्शन कर रहा है? H2SO4 से। और हमें पता है बेटा, देखो मेटल कार्बोनेट H2SO4 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? मेटल सल्फेट बना रहा है। मेटल सल्फेट मतलब मेटल के साथ क्या ऐड होगा? सल्फेट ऐड होगा, SO4, याद है ना? ठीक है, मेटल सल्फेट मतलब मेटल और ये सल्फेट, ये रिएक्शन हमें पता ही है, एक का कैटायन दूसरे का एनायन। क्लियर है? तो ये मेटल क्या करेगा बच्चों? इस सल्फेट से रिएक्शन कर जाएगा। क्लियर है? और हमें पता है बच्चों, अरे क्रॉस साइन आपस में रिएक्शन करते हैं, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो ये साथ में H2CO3 बनाता है या H2CO2 बनाता है, हमें इसके मतलब नहीं है। जिन दो का डिस्कशन कर रखा उन्हीं को कंपेयर कर लेंगे बच्चों। क्लियर है? ठीक है, देखो बेटा आप क्या करेंगे, मेटल कार्बोनेट हमें कितना दे रखा है? 5 ग्राम। मेटल सल्फेट कितना बोला है बच्चों? 6 ग्राम। क्लियर है? अपन क्या करते हैं, जिन दो का डिस्कशन कर रखा है बेटा, क्या करते हैं, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दो। यस और नो? क्लियर है? तो क्या करेंगे, मैं एक मुझे बोला है मेटल कार्बोनेट, इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या बोलेंगे? मेटल सल्फेट के इक्विवेलेंट। यस और नो? जिसकी टर्म में गिवन है बेटा, इक्विवेलेंट को उसी में यूज कर लेंगे। मेटल कार्बोनेट 5 ग्राम, मेटल सल्फेट 6 ग्राम, क्या करेंगे? वेट की टर्म में यूज कर लेंगे बेटा। तो क्या लिखेंगे, मेटल कार्बोनेट का वेट, ये तो, और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मेटल कार्बोनेट, और ये भी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये किसका? मेटल सल्फेट का। क्लियर है? अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है बेटा, समझना। अब देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था, एक एक रूल अपने पास कैसे काम आएंगे। मुझे इक्विवेलेंट वेट कैपिटल ई किसका चाहिए? अरे ओनली मेटल का चाहिए। इसका मतलब ओनली मेटल का चाहिए, तो कार्बोनेट को मैं अलग करूंगा नहीं करूंगा? अरे कार्बोनेट को अलग लिखेंगे। यस और नो? कैसे लिख सकते हैं बच्चों? मुझे पता है कि ये जो मेटल कार्बोनेट है, ये जब ब्रेक होगा तो क्या लिखेंगे, हमें पता है। अरे क्या बनेगा, EM+2 और CO3 -2। यस और नो? कार्बोनेट पर चार्ज कितना आता है बेटा? -2, तो इस पर कितना आ जाएगा? +2। वैसे ही जो अपना सल्फेट है बेटा, मेटल सल्फेट, ये भी ब्रेक होगा, मेटल अलग हो जाएगा और सल्फेट अलग होगा, SO4। सल्फेट पर चार्ज कितना आता है? -2, तो मेटल पर कितना आएगा? +2। और हमें पता है अपना रूल क्या कहता है कि किसी कंपाउंड का कैपिटल E क्या होता है? उसके सभी कंपोनेंट के कैपिटल E का सम होता है। यस और नो? अरे याद है ना, किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट उसके कंपोनेंट का, कैटायन एनायन का टोटल सम होगा। याद है ना? क्लियर है? तो क्या लिखेंगे बच्चों, ये जो लिखा मैंने ऐसे, देखो वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट, बच्चा कहेगा सर वेट को क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हैं? वेट तो पूरे मेटल कार्बोनेट का दे रखा है, उसकी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? मैं डिवाइड किसको करूंगा? इक्विवेलेंट वेट को। कैसे मैं लिख सकता हूं क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ M+2 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 -2। यस और नो? अरे मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कर सकते हैं बेटा, बराबर। इधर क्या कर सकते हैं, ये वेट तो पूरे मेटल सल्फेट का दे रखा है, इसकी दिक्कत नहीं है। मेटल सल्फेट का वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट बेटा पूरे कंपाउंड का क्या लिखूंगा, मेटल का प्लस क्या करेंगे, मेटल का प्लस SO4 -2 का। यस और नो? बात समझ में आई? अपने रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे करें, समझ में तो आ रहा ना? जहां डाउट हो वही रख देना बेटा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो बेटा, मेटल कार्बोनेट मेटल सल्फेट दोनों का वेट मुझे गिवन है। क्लियर है? इक्विवेलेंट वेट मुझे मेटल का पूछा है, इसका मतलब कार्बोनेट और सल्फेट इनका इक्विवेलेंट वेट हम कैलकुलेट कर सकते नहीं कर सकते? अरे कर सकते बेटा। कैसे? इक्विवेलेंट वेट हमें पता है MW/X। यस और नो? क्लियर है? मुझे दे रखा कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट के लिए क्या करेंगे, E = MW। सभी एटम के मास का सम करेंगे नहीं करेंगे?
करेंगे बेटा, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16, कितने एटम है 3 अपॉन चार्ज कितना है -2, हमें पता है एक्स क्या होता है, आयन का जो चार्ज होगा वही तो एक्स होगा। क्लियर है बेटा। तो 48 और 12 कितना हो गया 60, 60 अपॉन 2 कितना हो गया 30, ये तो कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट आ गया। क्लियर है। दूसरा मुझे क्या दे रखा है सल्फेट SO4 -2, तो E इक्वल टू सल्फर हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, इवन नंबर है जस्ट डबल कर दो कितना हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने एटम है 4 अपॉन चार्ज कितना है -2, तो x कितना हो गया 2, 48 और 32 कितना हो गया 96 अपॉन 2 यानी कितना हो गया 48। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। यहां से अगर हम बात करें बच्चों देखो, अब इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा। तो मेटल कार्बोनेट मुझे कितना दे रखा है 5 ग्राम अपॉन, देखो मेटल का इक्विवेलेंट वेट और कार्बोनेट का लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बेटा। अपने पास कितना आ गया 30 इक्वल टू मेटल सल्फेट का वेट कितना है 6 ग्राम। क्लियर है। और क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस सल्फेट का कितना है, समझ में आ गया। ये मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको जानबूझ के, ये इसमें ब्रेक होगा। आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, तो 2 स्टेप ही है, 2 स्टेप ही आप स्किप कर सकते हो। बात समझिए, डायरेक्टली लिख सकते हो इसका इतना होगा MW/X करके, इसका 30 इसका 48। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो बेटा देखो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे EM प्लस 48 इक्वल टू 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे EM प्लस 30। ठीक है। चलो बेटा तो क्या करेंगे 5 EM प्लस, देखो बेटा ये कितना हो जाएगा 240, अरे 50 होता तो हमें पता 250 आता बेटा, ठीक है। लेकिन 2 कम है तो 10 कम कर दो 240 इक्वल टू क्या हो गया 6M प्लस कितना हो गया 180। सेम डिजिट को बेटा एक तरफ लेके आ सकते नहीं आ सकते, सेम वैल्यूज को, इधर 240 है 180 इधर आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों। इधर कितना है बेटा 6EM माइनस क्या हो गया 5EM, यस और नो, अरे बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो फाइनली मेरे पास क्या बच गया EM इक्वल टू कितना बच गया बेटा 60। समझ में आ गया, क्लियर है, छाप दो।
लिए बेटा, कौन सी चीज को बेटा कैसे कन्वर्ट करें, कैसे यूज करें, समझ में तो आ रहा है ना। एक एक जो अपने रूल्स किए बेटा उसी के अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, घर जाके इन चीजों को अच्छे समझना कि सर ने यहाँ पर ये ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तभी चीजें आपको पता चलेगी और आप भी अप्लाई कर पाओगे फिर क्वेश्चंस में कि हाँ ऐसा हमें बता रखा है। चलिए जान दे, जल्दी कर शुभम। चलिए चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो x ग्राम मेटल, x ग्राम मेटल फॉर्म टू, x ग्राम मेटल, x ग्राम मेटल फॉर्म टू y ग्राम मेटल क्लोराइड, x ग्राम मेटल फॉर्म टू, कौन सा x कैलकुलेट करने में रिएक्शन क्यों नहीं यूज किया, इसका x है, किसके x की बात कर रहा है, किसका, CO3 का। रिएक्शन की जरूरत कहाँ बेटा, कार्बोनेट पर चार्ज क्या होता है -2, किसी आयन का जो चार्ज होता है वही तो उसका क्या होता है x होता है। फर्स्ट मेथड x कैलकुलेट करने की अलग अलग कंडीशन डिस्कस करी थी बेटा, याद है ना। ओनली CO3 पॉसिबल थोड़ी है अकेला CO3, CO3 -2 होता है क्योंकि ये H2CO3 से बनता है, तो 2H प्लस जाता है तब क्या होता है CO3 -2 की फॉर्म में होता है बेटा, कार्बोनेट आयन होता है। अकेला कार्बोनेट नहीं होता, कार्बोनेट आयन होता है। क्लियर है, कार्बोनिक एसिड से बनता है। ठीक है, तो जो हमें ऑलरेडी चार्ज की फॉर्म में दे रखा है बेटा, आयन की फॉर्म में दे रखा है, तो क्या करते हैं आयन के लिए जो क्या करते हैं, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वही तो क्या होता है उसका x होता है। क्लियर है, ठीक है। जैसे सल्फेट का अपन यही तो किया है, H2SO4 होता है। तो अगर जिसका क्या बोला है, अगर जिसका पता है उसके बिना रिएक्शन के निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। हमें पता है O-2 है, अरे x का क्या होता है बेटा O-2 है, सिंगल एटम ऑक्सीजन का तो -2 चार्ज होगा। अब रिएक्शन में टाइम पास करने की जरूरत है क्या, O2 बोला है, एक ऑक्सीजन पर -2, 2 पर -4 चार्ज होगा, x की वैल्यू 4 लेंगे, रिएक्शन में करने में कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन पता ही है मेटल अलग हो गया तो क्या बच गया, कार्बोनेट आयन बच गया। कार्बोनेट आयन तो पता ही है हमें CO3 -2 हमने लिखा है, जो ऑलरेडी आयन की फॉर्म में है। तो जो आयन के लिए क्या करेंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वही उसका क्या होगा x होगा बेटा। क्लियर है, ठीक है। अलग अलग कंडीशन कराने का पर्पज क्या था, आयन दे रखा है, एसिड दे रखा है, बेस दे रखा है, सोल्ट दे रखा है, किसके लिए हमें कैसे करना है। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपने क्या कहा देखो, x ग्राम ऑफ मेटल, बात समझ में आ गई क्या, x ग्राम मेटल फॉर्म टू y ग्राम मेटल क्लोराइड है, y ग्राम मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, तो क्या हो गया, क्वेश्चन पूरा कर लिया क्या, क्वेश्चन पूरा लिख लिया बेटा। x ग्राम मेटल फॉर्म टू y ग्राम मेटल क्लोराइड, ठीक है। देन कैलकुलेट the equivalent weight of metal, then calculate the equivalent weight of metal, मेटल का इक्विवेलेंट वेट हमें बताना है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। क्लियर है, देखो बेटा कैसे करना, समझना इस चीज को, देखो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। देखो बेटा कैसे करें, जैसे बोला वैसे करते जाओ। मेटल कौन सी है मुझे नहीं पता, अरे मेटल क्लोराइड कब बनेगा, यानी मेटल के साथ क्लोरीन ऐड है, यस और नो। क्लियर है, मेटल के साथ क्या ऐड है, क्लोरीन ऐड है। इसका मतलब कैसे होगा, जब मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करता है और इसको मैं हाफ Cl2 कर सकता हूं ताकि मेटल क्लोराइड बन जाए, MCl2 हो MCl हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोफिशिएंट से। ओके ठीक है बेटा, देखो जैसे बोला था वैसे हमने कर दिया। मेटल कितना बोल रहा है x ग्राम, मेटल क्लोराइड कितना बोल रहा है बच्चों y ग्राम बनता है। तो बस मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, दोनों को कंपेयर कर सकते नहीं कर सकते, इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू उसके इक्विवेलेंट, तो क्या करेंगे, मेटल की बात कर रहा है, मेटल के इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या करेंगे, मेटल क्लोराइड के इक्विवेलेंट, यस और नो। x ग्राम y ग्राम हमें दे रखा है, वेट की टर्म में दे रखा है बेटा, वेट की टर्म में दे रखा है तो क्या करेंगे, वेट की टर्म में दे रखा है तो W/E कर सकते नहीं कर सकते, मेटल इक्वल टू क्या करेंगे W/E, ये क्या हो गया मेटल क्लोराइड। हाफ क्यों लगाया, हाफ इसलिए लगाया बेटा, यहाँ पर हमने 1 Cl किया है,
इस वजह से हाफ Cl2 कर दिया। यहाँ क्लोरीन के कितने एटम है, 2 है। यहाँ कितने MCl, ओनली हमने 1 क्लोरीन MCl बनाया, MCl2 होता तब तो यहाँ पर Cl2 कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कम से कम हमें पता है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं उनका स्टेबल फॉर्म में लिखना जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग कोफिशिएंट यूज करते हैं। या तो यहाँ पर अपन MCl2 कर दे तो ओनली 1 Cl2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ओनली Cl किया है, इस वजह से हाफ Cl2 कर दिया, रिएक्शन को जानबूझ के बैलेंस कर दिया, बाकी कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। क्लियर है। मेटल हमें पता चल जाता कौन सी मेटल है, जैसे NaCl है तब तो क्या होता, NaCl हो जाता, कैल्शियम होता तो CaCl2 होता, और होता नहीं होता। मेटल पे जो चार्ज है उसी के अकॉर्डिंग तो क्या आता है, नेगेटिव वाला आयन आएगा बेटा, यस और नो। Na पर सोडियम पे हमें पता +1 होता है, इसके साथ क्लोरीन लगाना है तो +1 है तो बैलेंस करने के लिए -1 चाहिए, -1 के लिए एक ही क्लोरीन काफी है, यस और नो। क्लियर है। कैल्शियम है +2 होता चार्ज, एक क्लोरीन साथ में क्लोराइड ऐड करना है, एक क्लोरीन से तो -1 आएगा, तो बैलेंस करने के लिए कितना क्लोरीन चाहिए, 2 चाहिए बेटा, तो CaCl2 होगा। लेकिन हमें यहाँ पर पता है क्या, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम कौन सी मेटल है, अगर एल्यूमिनियम होता तो हमें पता है बेटा Al क्या करते, Cl3 करते, क्योंकि एल्यूमिनियम पर चार्ज +3 होता है, बैलेंस करने के लिए माइनस का भी 3 होना चाहिए, तो 3 क्लोरीन लगाते। समझ में आ गया, क्लियर है। तो मैंने MCl2 MCl3 MCl कौन सी मेटल है हमें मत, कौन सी कितना क्लोरीन होगा हमें मतलब नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर अपने ओनली Cl लिखा है तो Cl2 को बैलेंस करने के लिए हाफ Cl2 अपने लिख दिया, 2 एटम की जगह हाफ कर दिया तो उसका 1 एटम हो गया। क्लियर है, ठीक है बेटा, ये कोफिशिएंट को बैलेंस करने के लिए कर दिया, बाकी इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें दोनों का वेट दे रखा है और हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए किसका, मेटल का, तो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं बेटा, वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल टू वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, और हमें पता है पूरे मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मेटल का प्लस क्लोरीन का, यस और नो। किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट उसके सभी कंपोनेंट के इक्विवेलेंट वेट का क्या होता है, सम होता है, तो क्या लिखेंगे Em प्लस क्या हो जाएगा ECl, यस और नो। क्लियर है, ठीक है बेटा। ये मुझे कितना दे रखा है, x ग्राम Em मुझे कैलकुलेट करना है, ये मुझे कितना दे रखा है y ग्राम Em कैलकुलेट करना, प्लस इसका कितना करूंगा, बिल्कुल हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन ये सब फिक्स है या नहीं है, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे यहाँ से x और y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते बेटा। तो क्या लिखेंगे x मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा Em प्लस 35.5 इक्वल टू, और y के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा Em आ जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा x Em प्लस 35.5x इक्वल टू y Em, यस और नो। इसको बेटा इधर लेके आ सकते हैं नहीं आ सकते, यस और नो। तो इधर क्या बच गया 35.5x इक्वल टू क्या हो गया YEm माइनस XEm। क्लियर है, तो क्या करेंगे 35.5x इक्वल टू क्या हो गया, Em को अगर कॉमन ले ले तो क्या हो गया y माइनस एक्स। क्लियर है, तो ओनली मुझे Em चाहिए, तो क्या करेंगे 35.5x अपॉन क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, यस और नो। अब मुझे x और y के लिए फिक्स डाटा देता 10 और 20, तो मेरे पास रिजल्ट भी फिक्स डाटा में आ जाता, ओनली x ग्राम y ग्राम दे रखा है, तो x और y की टर्म में ही हमें ऑप्शन मिलेगा। क्लियर है, ठीक है, नोट करो।
चलिए बेटा, चलिए। ये तो बेटा देखो, नॉर्मली जो हमें अपने अलग अलग रूल्स अप्लाई करके इक्विवेलेंट वेट के सारे रूल्स अप्लाई करके हमें घुमा फिरा कैसे कैसे पूछ सकता है, कहां पर सम करना है, कहां पर इक्वल करना है, कहां पर क्या करना है, हर कंडीशन अपने डिस्कस करिए। क्लियर है? ठीक है। आपको याद है बेटा जब हम रेडॉक्स का क्वेश्चन बैंक सोल्व करे थे, उसमें याद है बेटा फेरस ऑक्सलेट, फेरिक ऑक्सलेट, इसके कुछ क्वेश्चन आए थे, इसके मोल इतने हैं तो इसके क्या होंगे, याद है ना? मैंने कहा था रेडॉक्स में अपन इसको इक्विवेलेंट वेट में डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बेटा कॉन्सेप्ट तो हमने डिस्कस किया है, किस कंडीशन में किसके लिए एक्स क्या होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, लिखो बेटा, लिखो। कैलकुलेट, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ ferrous ammonium sulfate, calculate the required moles of ferrous ammonium sulfate, calculate the required moles of ferrous ammonium sulfate for complete reaction with, for complete reaction with 1 mole KMnO4, for complete reaction with 1 mole KMnO4 in acidic medium. Calculate the required moles of ferrous ammonium sulfate for complete reaction with 1 mole KMnO4 in acidic medium. लिख लिए? देखो बेटा क्या करना है, बस अरे इसके इतने मोल है तो इसके कितने होंगे, तो देखते ही कर देना, इसके इक्वलेंट इक्वल टू उसके इक्वलेंट। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे, एक तो मुझे दे रखा है फेरस अमोनियम सल्फेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाओगे ना, इक्वल टू क्या होगा KMnO4 के इक्वलेंट, यस और नो? 1 मोल KMnO4, इसके मोल दे रखे हैं, इसके मोल पूछे हैं, तो इक्वलेंट को दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, अरे मोल के टर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बेटा। तो क्या लिखेंगे, N इंटू एक्स किसके लिए, फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए, इक्वल टू क्या करेंगे N इंटू एक्स किसके लिए, KMnO4 के लिए। क्लियर है? देखो बेटा इसके मोल मुझे पूछे हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट के मोल तो मुझे पूछे हैं, और इसके लिए एक्स कितना लेना है, कितना लेना है 1। शाबाश, फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए एसिडिक मीडियम में एक्स कितना होता है 1, +2 से +3 में जाता है, याद है ना? बहुत अच्छे। तो क्या करेंगे 1 इक्वल टू, इसके मोल कितने देर के 1, एक्स कितना लेना है 5। शाबाश, +7 से किस में जाता है +2 एसिडिक मीडियम में, याद है ना? KMnO4 के लिए कितना लेना है बेटा 5। तो क्या करेंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट के मोल कितने हो जाएंगे 5 मोल। आंसर, काम खत्म, बस नोट करो। चलिए बेटा, चलिए, चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ K2Cr2O7, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ K2Cr2O7, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ K2Cr2O7 फॉर कंप्लीट रिएक्शन विद 1 मोल ferrous oxalate in acidic medium
फॉर कंप्लीट रिएक्शन विद 1 मोल फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम, और कंप्लीट रिएक्शन विद 1 मोल फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक मीडियम। चलिए बेटा देखो कैसे करना है बेटा। मैंने क्या कहा, जिसका डिस्कशन कर रखा है दोनों के इक्विवेलेंट क्या कर दो, बराबर कर दो बच्चों। ओके तो क्या लिखेंगे, एक मुझे क्या दे रखा है K2Cr2O7 इक्वल टू, दूसरा मुझे क्या दे रखा है फेरस ऑक्सलेट। फेरस ऑक्सलेट क्या होता है बेटा FeC2O4, याद है ना, एक एक चीज हमने डिस्कस की है। इसके मोल इतने हैं 1 मोल फेरस ऑक्सलेट के, तो K2Cr2O7 के क्या होंगे इक्विवेलेंट, बराबर कर दो। इक्विवेलेंट को किसकी टर्म में ले आएंगे, मोल की टर्म में ले आएंगे बच्चों। तो मोल मल्टीप्लाई बाई एक्स किसके K2Cr2O7 के इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाई एक्स किसका हो जाएगा FeC2O4। यस और नो, क्लियर है बच्चों। देखो K2Cr2O7 के मोल मुझे पूछे हैं, यानी N K2Cr2O7 इक्वल टू एक्स कितना होता है बच्चों, K2Cr2O7 के लिए एक्स कितना होता है, एक्स कितना होता है 4 होता है क्या। ये चीजें याद होनी चाहिए बेटा, याद होनी चाहिए, वेरी गुड। 6 होता है रे, अरे +6 से क्रोमियम +6 से +3 में जाता है, दो एक एटम के लिए 3 का चेंज, 2 के लिए क्या होता है 6 का। ये चीज टिप्स पे होनी चाहिए बेटा, एक एक चीज बताई क्यों गई है, एरो मार मार के बताया तो था बेटा, इसका इसमें इसका इसमें, क्लियर है। टिप्स पे ध्यान रखना, अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा, वहां अगर बैठ के कितना होगा तो फिर क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा बेटा। टिप्स पे होनी चाहिए एक एक चीज, कंप्यूटर क्लिक देखते बेटा। इसके लिए कितना होगा 6, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी बात करें मोल कितने दे रखे हैं 1 मोल, और इसके लिए एक्स कितना होता है, फेरस ऑक्सलेट के लिए कितना होता है 3। नो बेटा, ध्यान, तुम्हारी कैचिंग पावर इस उम्र में बहुत जबरदस्त होती है बेटा, धीरे धीरे ना दिमाग की जंग लग, रस्टिंग रिएक्शन होती जाएगी, ध्यान रखना। 1-2 साल बाद ना दिमाग की जंग लगता जाएगा, तुम सोचते हो कि हमारी कैचिंग पावर बाद में और बेटर हो जाएगी, क्या बाद में जो तुम नॉलेज बढ़ता जाएगा, नॉलेज बढ़ता जाएगा, लेकिन वो कब है, वही बात है, दिमाग को घिस घिस के कैचिंग पावर कम होती जाएगी, ध्यान रखना। अब तुम्हारी जो मैक्सिमम कैचिंग पावर होती है बेटा 15-16 एज की है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैक्सिमम 17-18 मान सकते हो, 1-2 साल बाद अब कम होती जाएगी धीरे धीरे, तो ये मान के चलना। अच्छे से टिप्स पे होनी चाहिए बेटा ये तो। कैसे, फेरस ऑक्सलेट का क्या दे रखा है, देखो मोल 1 दे रखे हैं, एक्स कितना होता है 3 होता है, फेरस Fe+2 से +3 में जाता है बिल्कुल, और ऑक्सलेट के लिए क्या होता है 2 होता है, तो 1+2 कितना आता है 3, ये ध्यान रखना, अच्छे से याद कर लेना बावड़ो ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए बात करें N K2Cr2O7, इसके मोल कितने आ जाएंगे 3/6 कितना आ जाएगा 0.5 मोल। बस एक छोटी सी चीज के लिए आप अटक के बैठ जाओगे, बाकी कोई क्वेश्चन थोड़ी है ये, इसके कितने मोल इसके कितने मोल, दोनों के लिए एक्स तो पता होना चाहिए, और क्या क्वेश्चन है ये, लॉलीपॉप क्वेश्चन है बिल्कुल ही, ठीक है, नोट करो। चलिए चलिए बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ KMnO4, calculate the required moles of KMnO4, calculate the required moles of KMnO4 for complete reaction with, calculate the required moles of KMnO4 for complete reaction with 1 mole ferric oxalate, 1 mole ferric oxalate in acidic medium. Calculate the required moles of KMnO4 for complete reaction with 1 mole ferric oxalate in acidic medium. चलिए तो बस जिनका डिस्कशन कर रखा है बेटा क्या करेंगे, दोनों को इक्विवेलेंट बराबर कर दो,
KMnO4 के इक्विवेलेंट बराबर क्या करेंगे, फेरिक ऑक्जेलेट क्या होता है रे, Fe2C2O4 होल थ्राइस, यस और नो, क्लियर है। दोनों को मोल की टर्म में गिवन है बेटा, तो मोल मल्टीप्लाई बाई एक्स किसका, KMnO4 का, इक्वल टू क्या करेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाई एक्स किसको करेंगे, फेरिक ऑक्जेलेट को, Fe2C2O4 होल थ्राइस। एक एक का मैंने नाम इसलिए लिखाया था बेटा, आपको जानबूझ के क्या देगा, नाम देगा, क्लियर है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो मोल किसके दे रखे हैं, कैलकुलेट, देखो 1 मोल फेरिक ऑक्जेलेट, फेरिक ऑक्जेलेट के क्या दे रखे हैं, मोल दे रखे हैं, पूछे किसके, KMnO4 के। तो KMnO4 की बात करें बेटा, देखो मोल इसका कैलकुलेट करना है, KMnO4 ये मुझे कैलकुलेट करना है, एक्स कितना होता है बेटा एसिडिक मीडियम में, अरे 5 होता है, क्लियर है। और देखो फेरिक ऑक्जेलेट के मोल 1 दे रखा है, एक्स कितना होता है 6, याद है ना, अरे एक ऑक्जेलेट के लिए 2 होता है बेटा, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 6, क्लियर है। तो क्या करेंगे, KMnO4 के मोल की अगर हम बात करें बच्चों, तो 6/5 मतलब कितना आ जाएगा 1.2 मोल, क्लियर है, नोट करो। चलिए बेटा, चलिए चलो लास्ट क्वेश्चन लिखो, इस कॉन्सेप्ट पर लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O2, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O2, how many moles of H2O2 can be reduced by, how many moles of H2O2 can be reduced by 0.2 mole Sn+2, how many moles of H2O2 can be reduced by 0.2 mole Sn+2, देख लिए 0.2 मोल Sn+2 से H2O2 के कितने मोल रिड्यूस किए जा सकते हैं, इसका मतलब H2O2 का हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है बेटा, इसको रिड्यूस करना है, इसका रिडक्शन करना है। तो H2O2 की जो रिएक्शन लिखे बेटा, हमें पता है वैसे तो H2O2 का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर ओनली क्या करना है बेटा, रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन वाला केस देखना है, ये -1 से -2 और यह क्या जाता है 0 में। रिडक्शन वाला केस कौन सा है, -1 से -2, ओनली इसके रेस्पेक्ट में हमें x बताना है, इसके रेस्पेक्ट में मतलब है क्या, अरे रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन वाले केस में देखना है रिडक्शन किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है बेटा। तो x इक्वल टू देखो -1 से -2, चेंज कितने का 1 का, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड कितने हो गए 2 हो गए बेटा, समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। इसका मतलब H2O2 का रिडक्शन होगा तो Sn+2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा बेटा। इसका मतलब Sn+2 है, इसका आपको ऑक्सीडेशन करना है, इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो सीधी सी बात है इसका चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिल्कुल बेटा +2 आएगा, वेरी गुड, 0.2 आएगा। देखो बेटा Sn+2 से किस में जाएगा +4, अरे सीधी सी बात है इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +2 और +4। अगर इसका रिडक्शन होना है तो दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये +2 से किस में जाएगा +4, x की वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है। बस अब क्या करोगे, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दो, इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू H2O2 के इक्विवेलेंट बराबर क्या करेंगे, Sn+2 के इक्विवेलेंट, क्लियर है। और इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, मोल मल्टीप्लाई बाई एक्स, किसके H2O2 के बराबर क्या करूंगा, मोल मल्टीप्लाई बाई एक्स किसका हो गया, Sn+2 का। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O2, इसके मोल मुझे चाहिए, H2O2 के x की वैल्यू कितनी है बेटा 2, इक्वल टू Sn+2 के मोल कितने हैं 0.2, x कितना है 2, 2 से 2 को उड़ा दे तो H2O2 के कितने मोल आ जाएंगे बच्चों 0.2 मोल, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर बेटा, ठीक है, नोट करो।
चलो यहाँ तक अपना काम हो गया बेटा टेस्ट का। ये अपना इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। मेथड फॉर कैलकुलेट द एटॉमिक मास मोलर मास बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ बच्चों, हाँ शुभम, वहाँ एलन में कोई है क्या टेस्ट वगैरह कल? नहीं कोई टेस्ट वगैरह थोड़ी है वहाँ पे। गुड़िया, अंशु, वहाँ की तरह टेस्ट किस टाइम है? 2 से, अरे बेटा 2 से 5 सुबह 2 से 5। चल तो एक काम करना, तो जैसे ही वहाँ पेपर खत्म हो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, जितना हो सके तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, जितना कर सके। पेपर का टाइम बेटा मैं शाम को अनाउंस कर दूंगा, व्हाट्सएप पेपर मैसेज चेक कर लेना, या किसी के पास नहीं हो तो मुझे कॉल करके श्योर कर लेना, ठीक है। तुम्हारा को पेपर वगैरह वहाँ के बेटा कुछ भी क्लास पेपर कुछ भी, ठीक है। और बायो वगैरह तुमने रिवाइज तो करी ना, जो सिलेबस था उसका आपने जो टेस्ट में आ रहा है, बायो पढ़ रखी ना तुमने वहाँ से? बता येस और नो, बायो पढ़ रखी है क्या वहाँ पे? वो जो चैप्टर टेस्ट में आ रहा है वहाँ पढ़ रखा है क्या? नहीं पढ़ रखा? अंशु तुमने पढ़ रखा है क्या? अरे कौन सा रहा? रेस्पिरेटरी 10 दिन पहले शेड्यूल दिवाली से पहले भेजा हुआ है, रेस्पिरेटरी पढ़ा हुआ है क्या? पढ़ रखा है क्या? हाँ पढ़ लिया था क्या? ठीक है। हाँ ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ रखी है खाली, फिजिक्स तो अरे बेटा देख लेना, उसमें सारा भेजा था। सर हमारा क्या मैथ्स का देना है क्या? बिल्कुल बेटा मैथ्स का देना है, ठीक है। अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो इन चीज़ों से पीछे मत भागना बेटा, जहाँ तक हो उसके चैलेंज लिया करो कि हाँ मैं दूंगा, क्योंकि कोई बात है स्कोर भले ही 2-5% कम हो, लेकिन उससे कुछ सीखने को मिलेगा हमें बेटा, ठीक है, फायदा ही मिलेगा। तो व्हाट्सएप पे मैंने कर रखा है, किसी बच्चे को सिलेबस नहीं ध्यान है जाके मुझे कॉल मैसेज करके सिलेबस वापस मंगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। और टेस्ट का टाइम बेटा शाम को श्योर कर लेना, या तो आपके पास मैसेज आ जाएगा वरना कॉल करके 9 बजे के आसपास मुझे श्योर कर लेना। आज जाके अच्छे से रिवाइज करना टेस्ट का सिलेबस जहाँ से जहाँ तक आ रहा है। तुम दोनों को कम से कम पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री तो करना ही करना है, ठीक है। तुम यार बेटा ज़्यादा नहीं तो कम से कम ओनली कल वहाँ भी तुम्हें करना है, तो कम से कम तुम केमिस्ट्री का तो श्योर कर लेना, क्योंकि उस टेस्ट की तुम्हें तैयारी करनी है, तो कम से कम केमिस्ट्री का तो कर ही लेना, ठीक है। उसके बाद टाइम ले तो बायो और फिजिक्स का भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बता देना तुम 2 से 5 वहाँ होगी, ज़्यादा नहीं हो तो कम से कम केमिस्ट्री का पेपर तो जरूर दे देना बेटा, उसका फायदा ही मिलेगा, ये जो मैंने पढ़ा था इसको कैसे करना है, क्लियर है, ठीक है। बाकी बच्चों को अभिषेक पढ़ रखा तो सारा कर देगा ना, बायो कर लेगा ना, ठीक है बेटा। इसी बहाने कुछ सीखने को मिला। शुभम तुम्हें भी तीनों करनी है कंप्लीट, ठीक है, बाकी को तो करनी है जो बच्चे कर रहे हैं। और अभी रेहान तुम्हें मैथ का एक्स्ट्रा टाइम दूंगा 1 घंटा, पहले बायो वाला करना है इनके साथ, फिर मैथ का 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दूंगा, ठीक है बेटा। और तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों करनी है प्रिंस, सभी बात समझ में आई ना। टेस्ट का टाइम अनाउंस कर दूंगा बेटा, आज जाके अच्छे से रात तक रिवाइज करके ही सोना है, और कल टेस्ट से पहले वापस एक बार पेज पलटना है। ये चीज़ें सिली मिस्टेक से बचाती है, कॉन्फिडेंस डेवलप करती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये काम मुझे 2 लेना है, कहाँ पर 5 लेना है, कहाँ पर 6 लेना है, ठीक है। अच्छे से करना है बेटा, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, पूरा पेपर अच्छे से करना है और शानदार तरीके से रिविजन करके आना है, ठीक है। कॉपी में जो क्वेश्चन करा, क्वेश्चन बैंक करने का टाइम नहीं भी मिले इक्विवेलेंट वाला, तो कॉपी में जो एक एक चीज मैंने करवाई है अच्छे से रिवाइज करके आ जाना, सर ने यहाँ पर ये क्यों किया है, वो क्यों किया है, ठीक है। और जो भी कोई डाउट हो क्लास के बाद मुझे जाते हुए पूछ जाना, कॉपी में क्वेश्चन बैंक में यहाँ तक है, और तुम्हें हो तो कॉल करके श्योर कर सकते हो। आज तक अभी तक जो हुआ बात है टेस्ट में आएगा चैप्टर के शुरू से, तो कॉपी में क्वेश्चन बैंक में यहाँ तक कुछ भी डाउट है मुझे जाते हुए भी श्योर कर जाना, कन्फर्म कर जाना किस में क्या डाउट है। सर शाम को समय हो सके तो कर देना। तुम्हारे वहाँ क्लास टेस्ट वगैरह कुछ है क्या प्रिंस, सभी दोनों का कुछ है क्या? हाँ पॉसिबल हुआ तो दोपहर का टाइम करेंगे बेटा, दोपहर के बाद, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम अनाउंस कर दूंगा बेटा, ठीक है। कोई डाउट हो मुझे जाते यहाँ तक श्योर कर जाना, ओके। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।